गुड इवनिंग। बहस जरूरी में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। हरियाणा पुलिस विभाग ने नए साल पर कई बदलाव हो सकते हैं। मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। हरियाणा पुलिस विभाग में नए साल पर कई बदलाव हो सकते हैं और मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। हरियाणा सरकार ने नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए 5 नामों का पैनल यूपीएससी को भेज दिया है। इस लिस्ट में विवादों में रहे पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम भी शामिल है। ओपी सिंह के रिटायरमेंट के बाद अगले डीजीपी के लिए किसके नाम पर लगेगी मुहर, इस बात पर सभी की नजर है। ऐसे में सवाल ये है कि नई डीजीपी की जिम्मेदारी आखिर किसे मिलती है। बहस जरूरी है में देखिए पहले ये खास रिपोर्ट, फिर कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। नए साल पर हरियाणा को नया डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक मिलने वाला है। मौजूदा डीजीपी ओपी सिंह 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में हरियाणा पुलिस और सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिर कौन होगा हरियाणा का नया डीजीपी। तस्वीरें धीरे धीरे साफ तो हो रही हैं, लेकिन सस्पेंस अब भी बरकरार है। हरियाणा सरकार यूपीएससी को डीजी रैंक के 5 आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेज चुकी है, जिसमें 1990 से 1993 बैच के अधिकारी शामिल हैं। संभावना है कि इसी हफ्ते यूपीएससी की बैठक होने के साथ डीजीपी पद पर नाम फाइनल हो जाएगा। शत्रुजीत कपूर 1990 बैच, एसके जैन 1991 बैच, अजय सिंघल 1992 बैच, आलोक मित्तल 1993 बैच, अशिंदर चावला 1993 बैच। बता दें कि 14 अक्टूबर को आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था। आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ स्थित उनके आवास पर मौत हो गई थी, जिसके बाद आईपीएस मौत के मामले में चल रही जांच के बीच शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेजे जाने के बाद ओपी सिंह को हरियाणा के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं अब नए साल पर नई जिम्मेदारी किसे मिलती है, हरियाणा का नया डीजीपी कौन बनता है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जो अभी डीजीपी हैं वो तो रिटायर हो रहे हैं, कुछ नाम चर्चाओं में है और नए डीजीपी भी हरियाणा प्रदेश को मिल जाएंगे। लेकिन सवाल कई तरह के हैं। सवाल सिर्फ कौन का नहीं है, सवाल कितने सक्षम का भी है कि क्या नए डीजीपी हरियाणा में कानून व्यवस्था को सुधार पाएंगे या फिर सिस्टम की राजनीति में फंस जाएंगे। क्या नए डीजीपी, सवाल नंबर 1 हम ये पूछेंगे आज। सबसे पहले तो रेस में कौन कौन से अधिकारी शामिल है, इस पर करेंगे बात। और इसके अलावा देखिए दूसरा सवाल होगा कि क्या नए डीजीपी के आने से कानून व्यवस्था में कोई सुधार आएगा। सवाल नंबर 3 जिस पर करेंगे आज बात, आखिर कौन होगा हरियाणा का नया डीजीपी, किसको मिलेगी कमान, और कौन से ज्यादा सबसे बड़ा सवाल होगा कि जो भी होगा वो कितना सक्षम होगा। वो इसलिए क्योंकि कानून व्यवस्था को प्रदेश में सुदृढ़ रखना, कानून व्यवस्था को प्रदेश में सुचारू रूप से चलाते रहना एक बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी के साथ साथ तमाम चुनौतियां भी है। तो ऐसे में देखिए ये चुनौती भरा ताज जब जो भी डीजीपी बनाए जाएंगे उन्हें मिलेगा तो कैसे वो इस पर आगे काम करेंगे, ये भी देखना होगा। तो हरियाणा के मौजूदा डीजीपी ओपी सिंह तो रिटायर हो रहे हैं, कुछ नाम चर्चा में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या अगले डीजीपी कानून व्यवस्था सुधार पाएंगे या फिर सिस्टम की राजनीति में तो नहीं फंस जाएंगे। अब सवाल कौन का नहीं है, सिर्फ कितने सक्षम होने का भी है। कुर्सी बदलेगी या फिर सिस्टम बदलेगा, कुछ और क्वेश्चंस है वो भी हम पूछेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका भी तारुफ हम आपसे करवाएंगे। प्रशासनिक तौर पर कितनी स्वतंत्रता प्रदेश के डीजीपी को मिलती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि कहीं फाइलों में तो बंद कर नहीं रह जाते हैं
या फिर स्वतंत्र रूप से प्रदेश के कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम कर पाते हैं। तमाम इश्यूज है, देखिए तमाम चुनौतियां होती है जो फेस करनी होती है, इस पर काम करना होता है। जैसे संगठित अपराध हो गया, नशा नेटवर्क हो गया, महिला सुरक्षा हो गई, साइबर क्राइम हो गया और राजनीतिक हस्तक्षेप हो गया। ये तमाम ऐसी चुनौतियां हैं जिनको पार कर जाते हुए प्रदेश के डीजीपी को काम करना होता है। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनका परिचय हम आपसे करवा देते हैं। सुनील फोगाट जी कनेक्ट हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। थोड़ी देर में कांग्रेस और से भी कनेक्ट होंगे प्रवक्ता, और पूर्व फॉर्मर डीजीपी भी हमारे साथ कनेक्ट होंगे। आईएनएलडी से हमारे साथ रजत पंजेटा जी कनेक्ट हो गए हैं, आईएनएलडी के प्रवक्ता है। रजत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनील फोगाट जी, शुरुआत आप ही के साथ करते हुए, प्रदेश में अब प्रदेश को एक नया डीजीपी मिलेगा, कौन मिलेंगे इस पर तो फैसला होने ही वाला है, कुछ वक्त में ये साफ भी हो जाएगा। लेकिन कौन से ज्यादा बड़ा सवाल जो है वो ये है कि कितने सक्षम वो होंगे कि वो सिस्टम की राजनीति में न फंस जाए और प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वतंत्र होकर काम करने लगे, एक एग्जाम्पल सेट कर दें। तो शुरुआत फिलहाल इस सवाल के साथ करते हैं हम। अभी प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो आपके हिसाब से एकदम परफेक्टली चल रही है? जी पूजा जी, जैसा आपने कहा कि क्या अभी आपके हिसाब से चल रही है, देखिए इसमें मेरा और आपका हिसाब नहीं चलता पूजा जी। बिल्कुल प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल अपने ट्रैक पे है। कहीं कोई अपराध होता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई हमारी हरियाणा पुलिस कर रही है, चाहे वो साइबर अपराध की बात हो या वैसे अपराध की बात हो, संगठित अपराध की बात हो। तो हरियाणा पुलिस अभी तक सक्षम रही है। हमें अपने जवानों पर पूरा भरोसा है हरियाणा सरकार को कि जो हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं, चाहे वो सिपाही से लेकर के और आईपीएस रैंक तक के जो अधिकारी हैं, सभी जी जान से लगे हुए हैं पूजा जी। और देखिए कोई भी नहीं चाहता कि उनके डिपार्टमेंट के ऊपर कोई नाम आए या किसी अधिकारी का नाम खराब हो, उसके एरिया में कोई इस तरह की गतिविधियां हो, तो कोई भी नहीं चाहता। लेकिन क्योंकि आजकल अपराधी भी एडवांस हो गए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं, और जो नई टेक्नोलॉजी होती है पूजा जी, क्योंकि जिसको गलत काम करना है, अपराधियों को गलत काम करना है, तो वो नई टेक्नोलॉजी पहले वो यूज करते हैं, लेकर के आते हैं। उसके बाद पुलिस उसको चेज करती है, उनके पीछे पीछे लगती है पुलिस, फिर पुलिस उनको पकड़ती है। ये सारी प्रक्रिया है। देखिए अपराधी का समय बहुत थोड़ा होता है, अपराधी का जीवन बहुत छोटा होता है, वो बहुत ज्यादा भागने के लिए उसके पास जगह नहीं होती है। लेकिन पुलिस के पास जो है एक बहुत ही एक व्यापक दायरा है पुलिस का, उसके पास संसाधन भी है, सारी चीजें हैं। हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि 100 दिन चोर के तो एक दिन पुलिस का भी आएगा। तो पुलिस जिस दिन वो पकड़ में आते हैं, उनकी जैसे पहले भी हमारे डीजीपी साहब ने भी कहा है, और भी और ये एक तथ्यपरक बात है कि इनका कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा अपराधियों का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। ये छिपके वार करते हैं या छिपके बात करते हैं, इस प्रकार से भय बनाने का माहौल करते हैं। लेकिन इनके ऊपर हमारी सरकार में पहले भी होती रही है। कोई मैं कहता हूं कोई भी सरकार नहीं चाहती कि इस तरह से उनका नाम खराब हो। लेकिन हमारी सरकार में कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप की बात जहां तक आती है, तो कोई भी इस तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर या किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर कभी नहीं होता। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। सुखवीर तंवर जी भी कनेक्ट हो गए, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता है, आपका भी स्वागत है सर। मैं अब रुक करूंगी आपका, लेकिन रजत पंजेटा जी पहले रिएक्शन आपसे चाहती हूँ। जो तमाम बातें जिनका जिक्र अभी सुनील फोगाट जी ने किया है, आप इत्तेफाक रखते हैं उन बातों से? एकदम सुचारू रूप से चल रही है क्या कानून व्यवस्था प्रदेश में? बिल्कुल नहीं, मैं इनकी बात से कतई सहमत नहीं हूं। और जो इन्होंने कहा कि ट्रैक पर है कानून व्यवस्था, तो हाल ही की कुछ घटनाएं आपके सामने मैं शेयर करना चाहूंगा। एक ज्वेलर की दुकान से जो है 1.25 करोड़ का डाका डाल दिया गया। हाल ही में अभी एक
दुल्हन को ले गए दूल्हे के सामने, दूल्हे की पिटाई कर कर। अभी आपको पता है कि 70 गोलियां एक व्यक्ति को मारी, 56 उसके शरीर से मिली। करनाल में ऐसे ही एक बारात लूट ली गई थी। उसके बाद गोहाना का किस्सा आपको मालूम है। अभी हाल ही में जो माथुराम हलवाई की बात कर रहा था मैं, और हाल ही में जो पंघाल फूड सप्लीमेंट है, वीरेंद्र नाम के व्यक्ति को 2 करोड़ की फिरौती की मांग आई। किसी को कहा 100 गोलियां मारेंगे, 2.5 करोड़ रुपए दे दीजिए। सोनीपत के सलीमपुर में एक आंगनवाड़ी बहन की निर्मम हत्या कर दी गई थी जी। मतलब एक वो स्कूल के बच्चों ने वहां हेडमास्टर को मार दिया था। अभी एक आपको पता है कि रोड रेज का एक किस्सा हुआ था, वहां पे इसमें पुलिस के थे, वो उनकी हत्या कर दी गई थी। आए दिन फिरौती मांगी जा रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष की हत्या कर दी गई थी। खेड़ा लखी सिंह जगह है, वहां 100 से ज्यादा राउंड फायर हुआ, बिल्कुल चौकी के आगे। हिसार के शोरूम के ऊपर 100 से भी ज्यादा गोलियों जो है वो राउंड फायर हुए। सवाल ये नहीं है कि कौन डीजीपी आएंगे, ठीक है, मैं खुद जोड़ देता, लेकिन आपने अपने प्रश्न में ये 2 प्रश्न, एक तो आपका सक्षम का और दूसरा आपका क्या नए डीजीपी कानून व्यवस्था में कोई सुधार कर पाएंगे। ये आपका सबसे अहम 3 प्रश्नों में सबसे अहम प्रश्न है कि जो अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हरियाणा के अंदर चल रही है जी। आए दिन अखबार में कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन कोई ना कोई खबर हमें सुनने को पढ़ने को ना मिले। अभी आपने कहा कानून के साथ साथ, सक्षम के साथ साथ नशे की चुनौती, फिर राजनीतिक दबाव, ये आपका सबसे मुझे लगा अहम आपकी बात थी। किस तरह एक डीएसपी से आप चाहे ऑफ एयर कुछ भी करते, आपने उससे माफी भी मंगवानी थी तो आप एक पर्दे के पीछे आप उससे माफी मंगवा सकते, मगर पब्लिकली एक पुलिस के डीएसपी रैंक के व्यक्ति को अगर आप उसको फिल्म करते हैं, उसका वीडियो बना के उसको सार्वजनिक करते हैं जी, तो पुलिस का इकबाल क्या रह गया जी। कुछ भी नहीं रहा। मतलब अब आप क्या नेताओं, अब क्या पैर पकड़ नाक रगड़, और क्या बाकी क्या रह गया था। मतलब आपने एक तरीके से सारा पुलिस का इकबाल खत्म कर दिया जी। मतलब मुझे शर्म आती है ये बातें कहने के लिए, लेकिन हाँ एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो पहले डीजीपीज में से और जो अब ओपी सिंह आए हैं, चाहे उनका समय कार्यकाल कम था, किसी भी डीजीपी ने अभी तक पब्लिक और पुलिस की इंटरेक्शन के ऊपर जो है, जो पब्लिक और पुलिस की डीलिंग है, उनकी जो कम्युनिकेशन है, कैसे पुलिस वाले को हर एक आम नागरिक को गुनहगार के रूप में उसकी टोन नहीं हो सकती कि आप बेइज्जत करें सबको। छोटी छोटी चीजें हैं जो उन्होंने, जिनके ऊपर एम्फेसिस दिया है, उनके ऊपर ध्यान दिया है। जमाना बदल रहा है, वक्त बदल रहा है जी। और पुलिस को जो है वो एक चीज बताई गई है कि आपकी ड्यूटी जो है ना, पुलिसिंग जो है वो अपराधियों के लिए पुलिस बनी है, ना कि नागरिकों को तंग करने के लिए। कुछ चीजें हैं जो उनकी सराहनीय है, कुछ गैंगस्टर्स को पकड़ा गया है वो भी सराहनीय है, लेकिन आए बिल्कुल हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि काम इसी तरीके से आगे चले भी। जो ऑपरेशन डोमिनेशन, बिल्कुल बिल्कुल वो जो चल रहा था, मैं लौटूंगी ना सर, मुझे सबसे रिएक्शंस लेने छोटे छोटे, फिर आई एम कमिंग बैक। एक लाइन की खत्म, ओके, मेरा लास्ट ही है लाइन, मैं नया अध्याय नहीं शुरू कर रहा। ठीक। जो अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि इनके दिन बड़े कम होते हैं, इनकी लाइफ बड़ी कम होती है, लेकिन जब तक इनकी लाइफ होती है, बहुतों की लाइफ में ये अंधकार, बहुतों को दुनिया से जाना पड़ता है। हरबिलास रज्जू माजरा जी का मर्डर हो चुका है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, वो लौट कर तो नहीं आ सकते। बिल्कुल, चाहे आप उनकी लाइफ कम कहें, लेकिन उतने में जो ये आतंक मचाते हैं, जो ये गतिविधियां करते हैं, जो ये मर्डर करते हैं, ये वापस आने वाली चीज नहीं है। वो बिल्कुल, जो नुकसान हो जाता है वो नुकसान हो जाता है, चाहे लाइफ उनकी ज्यादा हो या लाइफ कम हो। इसको लेकर सुनील फोगाट जी एक छोटा सा रिएक्शन आपसे, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ती हूं और सुखवीर तंवर जी का रुख करूंगी। एक छोटा सा रिएक्शन आपका सर। जो वारदातें हो रही हैं उनको तो नहीं नकारा जा सकता है ना, फिर हाउ कैन यू से दैट कि सब कुछ एकदम सही चल रहा है और कानून व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से चल रही है, अपराध भी है, अपराधी भी है, उस पर काम हो रहा है, उसकी सराहना हम करते हैं। पूजा जी, मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा कि देखिए, अपराधी अपराध करता है
उसके बाद कितनी त्वरित कार्रवाई होती है वो सरकार का और पुलिस का काम होता है देखना। उसमें कोई कोताही ना हो, पुलिस की तरफ से कोई ढिलाई ना हो, उस चीज के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और देखिए जो अभी मेरे भाई ने ये जो भी अपराध गिनाए हैं, अपराध नहीं होने चाहिए। मैंने पहले भी कहा कोई अधिकारी नहीं चाहता, कोई सरकार नहीं चाहती कि उनके समय में अपराध हो, लेकिन अपराध वो ये अपराधी हैं, ये भी हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे बीच से ही अपराधी निकलते हैं। अब किसी को पहले हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई अगले क्षण में क्या अपराध करेगा? अपराध करता है अपराधी, उसको बाद में पकड़ना, उसको दंडित करना, ये पुलिस का काम है, ये सरकार का काम है कि उसके ऊपर जांच जितनी एक्टिवली उस पर निगाह एक्शन रखी होता जाए है, कि उससे एक त्वरित मैसेज कार्रवाई आता है ना, हो। उससे एक डर बनता है ना, जितना एक्टिवली उस पर एक्शन होता है, isn't it? जी बिल्कुल बिल्कुल, उसके जितना त्वरित कार्रवाई होगी और जितनी कठोर कार्रवाई होगी उतना ही ज्यादा कड़ा मैसेज जाएगा। और उसी का परिणाम है। आप पूजा जी देखिए पिछले दिनों कितने ही अपराधियों को, जो ये घटनाएं तो बता दी हमारे विपक्ष के साथियों ने, लेकिन उससे 1-2 दिन बाद का भी अखबार इनको उठा के देखना चाहिए कि पुलिस ने कितने गुंडे बदमाशों को पकड़ा है, कितनों के पैरों में गोलियां लगी है, कितने एनकाउंटर भी हुए हैं, मारे भी गए हैं अपराधी, जेल के अंदर भी गए हैं, उनकी संपत्तियां भी कुड़क की गई है अपराधियों की। इस प्रकार की बात नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि ये चीजें गलत है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारी सरकार पूरी तत्परता के साथ इस चीज को सुलझाने में लगी। और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने बिल्कुल एक लाइन में स्पष्ट ये संदेश दिया हुआ है कि हरियाणा में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है। इस पर सुखवीर जी आपसे भी एक रिएक्शन चाहती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे और इस पर बात करेंगे कि कितनी पुलिस स्वतंत्र रूप से काम कर पाती है प्रदेश में। लेकिन उससे पहले सुखवीर जी मैं ये चाहती हूँ कि आप बताएं, बार बार कांग्रेस पार्टी बोलती है कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार को घेरती है, जंगल राज का जिक्र करती है, तो ऐसे में अब प्रदेश में नए डीजीपी आएंगे, कौन आएंगे इसका तो फैसला अब कुछ ही दिनों में हो भी जाएगा, लेकिन कितने सक्षम और कितने स्वतंत्र तरीके से काम कर पाएंगे आज की कानून व्यवस्था को जो आप देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, विषय ये है कि आज नए पुलिस महानिदेशक का विषय क्यों आया। निसंदेह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वाई पूर्ण कुमार का जो आत्महत्या प्रकरण था जी, उसमें जिस प्रकार से सुसाइड नोट में मुख्य सचिव और हरियाणा के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक का नाम आया और इसके अलावा और अन्य अधिकारियों के नाम आया, जिस प्रकार के उसमें उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा था वो सबके सामने है और उसकी जांच जारी है। और जिस तरह से शत्रुजीत कपूर जो पुलिस महानिदेशक थे उनको छुट्टी पे भेजा गया, उसके बाद ये अस्थिरता का दौर शुरू हुआ और वरिष्ठतम पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश सिंह को चार्ज दिया गया जी। और शत्रुजीत कपूर साहब को छुट्टी से लौटने के बाद पुलिस महानिदेशक पद से हटा के उनको दूसरी हाउसिंग कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन इसमें दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है, आपके सवाल पे आते हुए बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति किसी आत्महत्या प्रकरण में नामित है और जांच चल रही है, जिस प्रकार से विगत दिनों पता चला है कि भाई जिस तरह से उनको भी जांच में शामिल किया गया है, ऐसे व्यक्ति का नाम, ऐसे पुलिस महानिदेशक का नाम और पैनल में भेजना निश्चित तौर पे इस बात का परिचायक है कि हरियाणा सरकार में प्रशासनिक स्तर पे अभाव है, कोई इनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है जी। और इसके अलावा नहीं, सुनिए एक मिनट, इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने बात करी, हालांकि रजत भाई ने उसका विस्तार से जवाब दे दिया, तो मैं उन विषयों को दोबारा कहना नहीं चाहता। लेकिन आज जिस प्रकार से एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक रोज के अगर हम समाचार पत्रों की बात करें, समाचार चैनलों की बात करें जी, संगठित अपराध का जिस प्रकार से प्रदेश में बोलबाला है, रंगदारी किसी से छिपी हुई नहीं है, हत्या, लूट, साइबर क्राइम चरम पर है। और कमाल की बात तो ये है कि आका बैठे विदेश में और वहां से अपराध संचालित हो रहे हैं। अभी त्वरित कार्रवाई की बात कर रहे थे जी। एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार का त्वरित हिसाब से ही 1 सप्ताह बाद पोस्टमार्टम हुआ। ये इनकी तत्परता और उसको लेकर भी अभी बात करेंगे सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास वापस, बिल्कुल इस पर बात करेंगे, इस विषय पर बिल्कुल बात करेंगे हम। रणबीर शर्मा जी भी कनेक्ट हो गए हैं, पूर्व डीजीपी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
अब प्रदेश को नए डीजीपी मिलेंगे, उसी को लेकर कर रहे हैं चर्चा, उसी को लेकर हो रही है बात। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि प्रदेश के डीजीपी क्या सच में स्वतंत्र रूप से काम कर पाते हैं या फिर कुछ प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर? देखो मैम, जहां तक स्वतंत्रता की बात है, हम एक पब्लिक सर्वेंट हैं। मैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन आपको क्लियर कर दूं जी। पब्लिक सर्वेंट हमेशा किसी न किसी के अंडर तो रहेगा ही रहेगा, और उसका सीधा सा है कि डीजीपी चीफ मिनिस्टर के अंडर होता है। और उस स्वतंत्रता के अंदर आमतौर पे सीएम जो है वो तकरीबन मान के चलिए कि भी हम ये कह सकते हैं 95%, 97%, डिपेंड्स ऑन सीएम टू सीएम, कि भी उनको अपने काम करने की स्वतंत्रता देते हैं, क्योंकि पुलिस का काम अपराधों को रोकना है और क्राइम को पकड़ना है। क्राइम प्रिवेंशन और प्रिवेंशन के साथ डिटेक्शन जी। तो या तो क्राइम को प्रिवेंट कर पाए, और प्रिवेंट करने में कोई दिक्कत आती है, नहीं हो पाया तो उसको डिटेक्ट जरूर करें। ये हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रहती है। लेकिन फिर भी मैं ये जरूर बात कहूंगा कि कभी ना कभी हमारे ऊपर कोई ना कोई छोटा मोटा दबाव किसी न किसी केस के अंदर, कोई बात के अंदर हो जाता है, लेकिन ऐसा दबाव नहीं होता कि आप काम ही ना कर पाए। ऐसी तो बात गलत है जो लोग कहते हैं। पुलिस का अपना काम है, और एक चीफ मिनिस्टर के पास अकेला पुलिस महकमा नहीं, और 36 महकमे होते हैं उनके पास काम करने के, करवाने के। लेकिन पूछताछ पुलिस की जरूर रहती है। अगर ये मर्डर हुआ या डकैती हुई या कोई लैंड ऑर्डर हुआ तो उसमें आपकी क्या कार्रवाई है, किस तरह की कार्रवाई है, क्यों नहीं हुई, वगैरह वगैरह, जैसे एक सीनियर आदमी सवाल करता ही है डीजीपी से। तो उसको चाहे आप स्वतंत्रता मान लीजिए, स्वतंत्रता में थोड़ी सी बात है। देखो, इंडिपेंडेंट तो किसी भी जो भी अपना पब्लिक सर्वेंट है उसको नहीं छोड़ा जा सकता, उसके ऊपर एक ना कोई अंकुश तो रहता ही रहता है। तो हमारे ऊपर नेचुरली जो पुलिस है, जैसे महकमा आईजी है तो आईजी के ऊपर डीजी का है, आईजी के नीचे एसपी है, तो उनका बालातरान अफसरान के साथ एक दूसरे के ऊपर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए सिस्टम बना रहता है। इसी प्रकार से जो हमारा पॉलिटिकल नेटवर्क है उसमें केवल मोस्टली जो है ना सीएम का ही होता है। मंत्री भी कभी कभी टेलीफोन जरूर करते हैं, इसमें दो राय नहीं है, मैं वो नहीं कहूंगा कि नहीं करते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कानून के दायरे में रह के ही के करेंगे। कानून से बाहर अगर कोई बात करते हैं तो हम जो आईपीएस अधिकारी है, डीजीपी है, वो इस बात के बारे में कह सकता है कि ये हमारे सिस्टम में नहीं है, आप प्लीज इसमें ज्यादा ना दें, उसे प्यार से समझाया जा सकता है। बिल्कुल। और सर एक बात और, जब कानून व्यवस्था की बात होती है तो फिर सवाल उनसे पूछा जाता है कि आखिर ये क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। तो क्या एक प्रदेश के डीजीपी पूरे कानून व्यवस्था को बदल सकते हैं क्या, उसे सुधार सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये सही कहा आपने। देखो, कानून व्यवस्था पुलिस का और डीजीपी का एक मेन विषय है, सब्जेक्ट है, और उसी के लिए उसके डीजीपी लगाया हुआ था। आईपीएस ऑफिसर की पहली कहानी हमारी यही है कि हर हालत से कानून व्यवस्था और अपराधों से मुक्त करना हमारा मेन काम होता है। लेकिन कोई ये कहे कि बिल्कुल साफ सफाया हो जाना, वो तो देखो कभी भी अपराध खत्म नहीं होता है, कुछ न कुछ छुटमुट अपराध तो चलता ही रहता है। लेकिन फिर भी अगर अच्छा पुलिस ऑफिसर है और नाक की लाइन में काम करने वाला अफसर होता है, वो चाहे अपने जिले में एसपी हो, चाहे वो एसएचओ हो अपने इलाके के अंदर, और चाहे वो आईजी हो या डीजी हो, वो अपने एरिया में जो उसकी जुरिडिक्शन है उसमें क्राइम को पूरी हद तक सफाया ना भी हो, लेकिन इतना कंट्रोल कर देता है कि लोगों को यह महसूस होता है कि भी हाँ, पुलिस अपना काम कर रही है। ठीक। मेरे दो सवाल है आपसे सर, छोटे छोटे। शत्रुजीत कपूर का नाम पैनल में शामिल होना, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ऑलरेडी एक जांच में इंक्लूडेड है, जांच अभी चल रही है। और इसी के साथ साथ ये भी कि अभी ओपी सिंह ने, डीजीपी ओपी सिंह ने जो काम किया है, ऑपरेशन डोमिनेशन जो उन्होंने चलाया है, उसको लेकर वो बार जानकारियां भी शेयर करते हैं कि कितने अपराधी पकड़े गए हैं, क्या क्या बरामद हुआ है। उसको आप कैसे देखते हैं, कैसे उनका काम चला है? पूजा मैम, देखिए ऐसी है, जहां तक शत्रुजीत कपूर का है, हमारे पैनल का एक सिस्टम होता है यूपीएससी के अंदर
कि जो सीनियर मोस्ट अधिकारी होते हैं, अब हमारा सीनियर मोस्ट 90 बैच चल रहा है, तो 91, 92 और 93, तो ऑफिसर हमारे सीनियर मोस्ट है 93 तक। तो 90 बैच के आईपीएस ऑफिसर होने के नाते, क्योंकि वो ऑफिसर उस वक्त छुट्टी पे थे, उस वक्त उनका नाम कहीं और नहीं था, तो इसलिए उनका नाम भेजना एक कानूनी हमारी या प्रोटोकॉल तहत मजबूरी होती है। जहां तक सवाल है, अगले जो भी सीनियर मोस्ट है उनका नाम आईपीएस में सिलेक्शन के अंदर जाएगा ही जाएगा। लेकिन इसके बाद जो अगली कंडीशन होती है कि क्या उसके पास 2 साल है या नहीं है, ये यूपीएससी के ऊपर डिपेंड होता है कि जो पैनल जाता है उसमें से उन्होंने 3 ऑफिसरों को सेलेक्ट करना होता है। तो आमतौर पे अब हमारे पास जो 3 ऑफिसर है, वो जो सीनियर मोस्ट में आएंगे वो या तो सिंगल साहब आएंगे, और नंबर 2 पे हमारे मित्तल साहब हैं और चावला जी हैं जो 93 बैच के नए आए हैं। वैसे उन्होंने विर्क साहब को भी रखा हुआ है जो 94 बैच के हैं। तो अब ये पैनल है कि यूपीएससी किन 3 आदमियों को सिलेक्ट करके भेजेगी। इन 6, उसमें जैन साहब का नाम भी है 91 के। तो ये 6-7 आदमियों के नाम वहां पे गए हैं पैनल में, और इनमें से 3 आदमियों को ही सरकार के पास भेजना है। अब सरकार के आगे चॉइस रहती है 3 में से कौन सा आदमी उन्हें सूटेबल होता है, जिसके ऊपर वो अपना भरोसा जताएं और उसको अगला डीजीपी के लिए बनाएं। सर, जो प्रदेश के डीजीपी का टेन्योर होता है वो आपके हिसाब से पर्याप्त है या फिर थोड़ा कम है या ज्यादा होना चाहिए? ऑपरेशन डोमिनेशन को इंक्लूड करते हुए बता दीजिएगा। नहीं, ऐसा है कि देखो, डीजीपी का मिनिमम जो कार्यकाल है, जब नया डीजीपी लगाया जाता है उसके लिए 2 साल उसको मिनिमम देना होते हैं। और जहां तक सवाल है अब ओपी सिंह के साहब का जो डोमिनेशन वाला उन्होंने चलाया है, देखो हर आईपीएस और डीजी जो होता है उसका अपना काम करने का स्टाइल होता है। ओपी सिंह का अपना एक स्टाइल है, उनका अच्छा है कि भी उन्होंने एक टारगेट दे दिया कि अब के जो है ना इस सप्ताह या इस महीने जो है ना हम ऑपरेशन ये फला चलाएंगे। इस ऑपरेशन के तहत हर एक को ये मौका दिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा एक कॉम्पिटिशन की भावना जो है ना एसएचओ में या आईपीएस अफसरों में लाई जाती है कि भी पहले जिले के एसपीओ में, जिले के एसपीओ से फिर नीचे एसएचओ में दी जाती है वो टारगेट कि आप इनको पूरा करो। क्योंकि ऐसे जो क्रिमिनल होते हैं जिनको हमने पकड़ना होता है वो तकरीबन हमारी बाई नेम लिस्टों में होते हैं, और उस लिस्ट के तहत कोई विशेष पखवाड़ा चलाया जाता है तो उसके अंदर उनकी धरपकड़ होती है। और ये एक अच्छा प्रयास ओपी सिंह की जगह मैं कहूंगा इन्होंने चलाया, और जिससे कि समाज के जो बैड एलिमेंट्स हैं या अपराधी हैं उनको पकड़ने में पुलिस काफी हद तक कामयाब हुई। ठीक है, रणबीर शर्मा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े हमारे साथ और इस विषय पर आपने हमसे बात की है। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अलग अलग विषय हैं उसको लेकर बात करनी है। लेकिन सुनील फोगाट जी, सबसे पहले बात ये करेंगे, अब जो भी हरियाणा के नए डीजीपी बनते हैं प्रदेश के, क्या फ्री हैंड उनको दिया जाएगा प्रॉपरली काम करने के लिए? सुनील जी। बिल्कुल पूजा जी, जी पूजा जी, पहले भी फ्री हैंड रहा है हमारी सरकार में और आगे भी फ्री हैंड दिया जाएगा जो भी मुखिया होंगे पुलिस के। और जैसे मेरे से पहले जो हमारे डीजीपी साहब बात कर रहे थे, पूर्व में जो डीजीपी थे, तो उन्होंने बताया कि देखिए मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया होते हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि हर एक महकमे का जो जिसका चार्ज दिया हुआ है मुख्यमंत्री जी ने, तो उनसे बुला करके वो पूछें कि उनके महकमे में क्या चल रहा है, क्या स्थिति है। सिर्फ इतनी ही हमारी सरकार का रहता है कि कहीं कोई लापरवाही ना हो, आम जन के साथ कोई गलत ना हो। पुलिस विभाग या कोई भी अपना गृह विभाग है या कोई भी विभाग है वो काम अपना ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए समय समय पर रिव्यू मीटिंग होती है। लेकिन जैसे मैं ज्यादा इसमें राजनीति में ना जाऊं तो पहले की सरकारों में जिस प्रकार डीजीपी को या अपने मनचाहे अधिकारी वहां पे लोकल नेता लगवाते थे, उस तरह का कम से कम आज तक हमारी सरकार में कोई आरोप नहीं लग पाया है और ना ही आगे लग पाएगा, क्योंकि हमारी सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी है ही नहीं कि अपने चहेतों को उच्च पदों पे बैठाएं या अपने मनपसंद के पदों पे बैठाएं और उनसे अपने
मतलब के काम करवाए। नहीं, पुलिस का जो काम है पुलिस वो काम करेगी जी। और दूसरे अधिकारियों का जो काम वो करेंगे। इस प्रकार की जो बातें हैं वो हमारी सरकार में नहीं दोहराई जाती पूजा जी, और ना ही आगे दोहराई जाएंगी कभी। बिल्कुल बिल्कुल दोहरानी भी नहीं चाहिए ये चीज। रजत जी, अब ये छोटे छोटे रिएक्शंस पे लेती हूँ, उसके बाद फिर हम शत्रुजीत कपूर पर बात करेंगे। रजत जी, क्या आपके हिसाब से पॉलिटिकली जो जिम्मेदारी होती है उसका कई बारी मिसयूज हो जाता है पॉलिटिकल प्रेशर के रूप में, जिस वजह से स्वतंत्रता पर असर पड़ता है किसी भी अधिकारी के काम करने को लेकर? देखिए पूजा जी, अब अगर इन्होंने ये बात करी दी है तो मैं विवश हो गया अब ये इस बात को बोलने में कि नरबीर जी का एक बयान आया है अभी हाल ही में लेटेस्ट। उन्होंने ये बोला है कि गुड़गांव में वो कहीं संबोधित कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि जो ये पुलिस वाले हैं जितने भी हैं ये मंथली लेते हैं जी। ये सार्वजनिक रूप से कहा उन्होंने स्टेज से, और मैं बजाना नहीं चाह रहा था इस बात के ऊपर। और जहां तक ये बात कर रहे हैं कि कोई दखल अंदाजी नहीं है, तो आरएसएस से अभी भी पोस्टिंग्स केवल आईपीएस की नहीं, आईएएस की भी और भी जो हरियाणा सिविल सर्विसेज की भी है उसमें भी, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, बोर्ड ऑफ कॉर्पोरेशन है, सब में जो है संघ का जो है वो पूरी दखल अंदाजी है और संघ की मर्जी से जितने भी हैं, और इवन मैं कहूंगा जुडिशरी में भी मैं इसमें, लेकिन कुछ बातें मेरे संज्ञान में आई है जी। बिल्कुल पूरी दखल अंदाजी है। किसने कहा दखल? बच्चा जानता है इससे इस बात को। और कई मामले ऐसे होते हैं कि पॉलिटिकली अगर आप कहें जैसे किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हो जाना या किसी एमएलए की हत्या हो जाना जिसने चुनाव लड़ा हो, सिक्योरिटी के रीजंस को लेके, सिक्योरिटी लैप्स की वजह से, थ्रेट असेसमेंट की बात हो, थ्रेट इनपुट की बात हो, ये बहुत सारी चीजें फैक्टर काम करते हैं। लेकिन कई फैक्टर ऐसे हैं जो सामाजिक हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, निजामपुर में किसान को जैसे जिंदा जला दिया गया था, वहां पर भी एक बिल्डर इन्वॉल्व था। मतलब जैसे मैंने आपको बताया क्राइम ब्रांच के एएसआई थे संजीव, है खुद पुलिस में है। तो छोटी छोटी घटना है, किसी आईलेट सेंटर में कर दिया, बिलासपुर की मुझे घटना याद है, एक ढाबा है बड़ा मशहूर अमन ढाबा, उसके बाहर फायरिंग कर दी थी। ये तो बिल्कुल ही यहाँ पे शाहबाद के पास और अम्बाड़ा के बीच में है। तो कुछ ऐसी है जिसमें पब्लिक में डर बैठता है। आईलेट सेंटर में है, बच्चे स्टूडेंट जा रहे हैं, आम पब्लिक खाना खा रही है, किसी रेस्टोरेंट के बाहर कर दिया, ऐसे नारायणगढ़ में भी किया था इन्होंने, एक मथुरा मलबाई मैंने बताया था आपको। तो कुछ ये चीजें ऐसी हैं जहां सीधा लोग सोचते हैं कि अब हम खाना खाने जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, बच्चे कहीं बाहर जा रहे हैं, तो असुरक्षा का माहौल रहता है। तो ये सारी चीजें निश्चित तौर पे जो है इसमें ये ध्यान देने योग्य बात है। और जहां तक ये और मैं इन चीजों पे अगर कहिए तो क्योंकि कुछ पब्लिक में और भी चीजें हैं, फिर ये कहेंगे राजनीति पे मैं आगे बहुत कुछ अब इसमें इस बारे में भी बोल सकता हूँ। जहां पर पॉलिटिकल प्रेशर को लेकर बात कर रही थी कि पॉलिटिकली जो जिम्मेदारियां दी गई है, जैसा भी जिक्र हो रहा था कि मुख्यमंत्री जी के अंडर आते हैं तो उनको देखना होता है, उनको रिव्यू भी करना होता है, बात भी करनी होती है, लेकिन क्या पॉलिटिकली कभी कभी मिसयूज भी हो जाता है इस चीज का? उसको लेकर मैं आपका रिएक्शन चाह रही थी। देखिए बहुत सी ऐसी अब कोर्ट में करूंगा उदाहरण के साथ, अगर आपका सीधा प्रश्न है तो संदीप सिंह वाले मामले के अंदर पुलिस का बिल्कुल राजनीतिक जो है वो दबाव था, राजनीतिक प्रेशर था। मनीषा हत्याकांड है लोहारू वाला, चाहे सोनाली फोगाट वाला इशू हो, कुछ चीजें मुझे लगता है। लेकिन अब अगर देश के स्तर पे बात करें तो अब तो चलो उन्नाव रेप केस था, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब उसे कैंसिल भी किया है, वहां भी लगता है सीधा पॉलिटिकल प्रेशर की बात थी। कुछ हमारे खिलाड़ियों का इशू था देश के अंदर, रेसलर्स का, वहां भी उन्हें बहुत तंग किया गया, पूरा पुलिस का वहां पे था। तो यहाँ बिल्कुल निश्चित तौर पे राजनीतिक दबाव रहता है। कुछ और भी इनके राजनीतिक कई प्रदेश अध्यक्ष हैं या कुछ और है, मैं फिर ज्यादा डेप्थ में बात हो जाएगी, फिर ये राजनीति का जो आपका सीधा प्रश्न है उसमें तो बहुत चीजें खुल के आएंगी। फिर बिल्कुल काफी सारी चीजें खुल के सामने आएंगी, उस पर भी आएंगे हम वापस। सुखवीर जी से रिएक्शन ले लेते हैं, फिर लौटूंगी सर आपके पास वापस। सर आपके वक्त में, क्योंकि आपने भी प्रदेश में सरकार चलाई, उस वक्त पुलिस कितनी स्वतंत्र थी? देखिए कानून के हिसाब से पुलिस स्वतंत्र है,
लेकिन जिस प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ले रहे हैं, मैं हालांकि दोबारा दोहराना नहीं चाहता था। जिस प्रकार से अपनी ड्यूटी के दौरान एक डीएसपी स्तर के अधिकारी ने अपना जो उसकी जिम्मेदारी थी वो काम किया और उसके बाद उसको माफी मंगवाई गई और उसका वीडियो बनाया गया, फिर ये कौन सी स्वतंत्रता है या पराधीनता है, इसका जवाब जरूर देंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। इसके अलावा जो रणवीर शर्मा जी ने बात करी और जो उन्होंने कहा कि वो छुट्टी पे थे, इससे बड़ी गलती, इससे कार्यकुशलता की अनुभव की कमी नहीं हो सकती कि यूपीएससी ने जो पैनल इन्होंने बना के भेजा था उस पैनल को लौटाया ये कह के कि पहले पुलिस महानिदेशक के पद को रिक्त घोषित करे और उसके बाद दोबारा पैनल भेजे। तो ये अपनी इस प्रकार की जो प्रशासनिक कमियां हैं, उन प्रशासनिक कमियों को माने, सुधारे, स्वीकार करे। इसके अलावा जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश ने राष्ट्रीय राजधानी को 3 तरफ से सीमाओं से सटा हुआ है और उसमें अस्थायी पुलिस महानिदेशक, भले ही ओपी सिंह जी ने बेहतर कार्य किए हो कुछ, इसे वो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की यहाँ जिम्मेदारी है अपने राष्ट्र की राजधानी के कारण जिस तरह से चारों तरफ की जो सुरक्षा व्यवस्था में चूक रही है, वो सारे के सारे विषय ऐसे हैं कि हरियाणा प्रदेश में अस्थायी का कोई विषय नहीं है। इसके अलावा पिछले विधानसभा में करीब 6 माह और वर्तमान विधानसभा में करीब 14 महीने से माननीय नायब सिंह सैनी साहब गृह मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री हैं जी। और जिस प्रकार से निरंतर इस करीब 20 महीने के कार्यकाल में जो विफलताओं की उपलब्धि रही है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। और एक और महत्वपूर्ण विषय ये है, जब मुख्यमंत्री स्वयं गृह मंत्री हो फिर उनकी जवाबदेही तय कौन करेगा, ये आज मुख्य प्रश्न है। और जिस प्रकार से विफलताएं रही हैं, मैं तो पहले भी कई बार कानून व्यवस्था के मुद्दों पे कह चुका हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री के तौर पे पूर्णतः विफल है। इनको अपनी विफलता स्वीकार करनी चाहिए, किसी काबिल आदमी को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी देनी चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा जवाब सुनील जी आप इस पर दे दीजिए। वाई शत्रुजीत कपूर इज स्टिल इन द पैनल? देखिए पूजा जी, जो प्रशासनिक जो एक सिस्टम है या जो प्रशासनिक प्रक्रिया है उसको अलग करके अब हम विपक्ष के साथियों के कहने की वजह से अगर हम उस प्रक्रिया को अलग कर देंगे तो वो लिस्ट फिर से वापस दोहराई जाएगी। जैसे मेरे साथी ने अभी खुद ही कहा, इनको पूरी बात से वाकिफ होना चाहिए कि वो पैनल सरकार यूपीएससी ने वापस कर दिया, क्योंकि उस समय तक जो वर्तमान में जो हमारे उस समय के जो डीजीपी थे वो छुट्टी पे थे, उनको छुट्टी पे भेजा था सरकार ने, इस वजह से यूपीएससी ने वो भेज दिया। क्या आज हम अगर हम उनका नाम नहीं भेजेंगे पैनल के अंदर तो क्या यूपीएससी उनको वो क्योंकि वो सीनियर मोस्ट है, क्या आज उनका नाम वापस नहीं, पैनल वापस नहीं आएगा? तो इस तरह की बातें देखिए, हमें अगर इस तरह की कोई यहाँ पे कोई ये नहीं होता पूजा जी कि हमें यही हमारा है या ये इसको लगाना है, इसको लेकर के आना है। जिस प्रकार मेरे साथी भी कह रहे थे आरएसएस से नाम आते हैं, बीजेपी से नाम आते हैं, सेंटर से, ऐसा कुछ नहीं होता, वो इनकी सरकारों में होता होगा। इट्स नॉट अबाउट कि वो छुट्टी पर थे ना, इट्स अबाउट कि किसी जांच में उनका नाम इंक्लूडेड है, तो अभी क्यों नहीं रुका जा सकता था, इसीलिए सवाल उठाया जा रहा है। कोई किसी ने सुसाइड किया है, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और उस पर अभी जांच चल रही है, वो कंक्लूड नहीं हुआ है, इसीलिए पूछा जा रहा है कि अभी पैनल में मतलब नहीं रुका जा सकता था क्या इस चीज के लिए कि इस पैनल में नाम भेजना ही था, बहुत जरूरी था। मैं आ रही हूँ, मैं ब्रजत जी और सुखवीर जी आऊंगी, पहले उनका जवाब हम इस चीज को रोक देते, मानिए सरकार इस चीज को रोक देती, पूजा जी सरकार मान लीजिए इस चीज को रोक देती और वो सीनियर मोस्ट हैं, ठीक है, वो जांच के दायरे में है, वो सारी बातें अभी भी जो भी आरोप लगे हैं, अगर कल को यही अधिकारी जाकर के कोर्ट के अंदर खड़े हो जाते या अपना जो भी है एक डिपार्टमेंट का जो भी प्रोसीजर फॉलो करते, तो क्या तब सरकार के सामने दिक्कतें नहीं आती? हम कैसे उनका अधिकार छीन सकते हैं? ठीक है, सरकार का काम है 5 नामों का पैनल भेजना, उसमें यूपीएससी तय करेगी कि 3 कौन नाम फाइनल करके भेजे जाएंगे, जो भी 3 नाम आएंगे उनमें से सरकार डिसाइड करेगी। फिर इसमें तो कोई ये तो एक बात हुई नहीं कि सिर्फ हमने
सरकार ने एक ही नाम भेजा है और एक ही नाम ऊपर से अगर अप्रूव होके आता है तो इसमें कोई बात है। 5-5 नाम जाएंगे पूजा जी, उसके अंदर भी अगर किसी को इसमें टीका टिप्पणी करनी है तो वो सिर्फ एक कहने की बातें हैं। मैं बस इतना समझना चाहती हूँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ आप जो कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं हरियाणा प्रदेश में रहती हूँ और प्रदेश की जनता के हिसाब से सोचूं तो क्या मैं ये नहीं चाहूंगी कि मेरे प्रदेश के जो डीजीपी हो वो उनकी छवि एकदम क्लीन हो, एकदम क्लियर हो, उन पर ऐसे कोई आरोप ना हो। और वो आरोप छोटा मोटा आरोप नहीं है ना सर, सुसाइड किया एक बड़े अधिकारी ने, बड़ा आरोप है। तो क्या मैं ये नहीं चाहूंगी पूजा जी, प्रदेश की जनता होने के नाते? पूजा जी, मैं उस तरफ बिल्कुल, आपको जानने का राइट है, प्रदेश की 2,80,00,000 जनता को जानने का राइट है और ये बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आप जिन आरोपों की बात कर रहे हो वो अभी जांच के दायरे में है, वो सारी चीजें। आप जब जांच चल रही होती है तो आप किसी को अपराधी घोषित नहीं कर सकते, बिल्कुल आप उसके साथ अपराधी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। और जो आरोप लगे हैं, देखिए अब बात दूसरे एंगल पे चली जाएगी, वो अलग ही एक विषय है। अब उसके बाद में जो एएसआई ने सुसाइड किया, उनमें भी जो वाई पूर्ण जी थे या उनका परिवार था या उनसे संबंधित जो व्यक्ति थे, उनके ऊपर भी आरोप लगे थे सारे। तो ये सारी चीजें अभी जांच के दायरे में, हमने नाम पैनल में नहीं गया ना पर सर, सुखवीर जी, ठीक है सर, ठीक, मैं आपका पॉइंट समझ गई। वो भी तो सर्विस में है ना, आप देखिए वो भी तो सर्विस में है, वहां भी तो सुचारू चल रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जांच में शामिल होने से किसी को अपराधी मान लेना, अपराधी की तरह उसको ट्रीट करना, ये न्याय संगत नहीं है। ये कम से कम, हाँ जनरली आप सामाजिक तौर पे इस बात को कह सकते हैं, लेकिन जहां पे बात आती है एक प्रशासनिक ढांचे की या एक नियम कानून की, तो उसमें ये सारी बातें, इन सब चीजों को फॉलो करना पड़ता है पूजा जी। ठीक है सर। सुखवीर जी, देखिए पूजा जी, जिस प्रकार की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कही, ये सरकार का अधिकार है किसका पैनल में नाम भेजे, किसका नहीं भेजे। और जब एक डीजीपी स्तर के अधिकारी के ऊपर प्रसन्न चिन्ह है, इसीलिए छुट्टी भेजा अगर, इसीलिए सारा का सारा ताम जाम दोबारा से करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके नाम को भेजना ये सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है। रही बात उनके कोर्ट जाने की, जो ऑलरेडी पेंडिंग इंक्वायरी इशू है या पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है, उसमें कोर्ट में जाने का उनका इस तरह का इख्तियार नहीं बनता। निश्चित तौर पे आज की जो हरियाणा सरकार है वो उस अधिकारी को बचाने का निरंतर अतीत में भी प्रयास किया, अभी भी उसी प्रकार का प्रयास हो रहा है। जब तक इसकी जांच पूरी ना हो, उसका शत्रुजीत कपूर को दोबारा से पैनल में भेजना इस हरियाणा प्रदेश की सरकार का जनता के साथ और उस अपराध के साथ धोखा है। ठीक ठीक, रजत जी। देखिए पूजा जी, मुझे इनका थोड़ा तर्क समझ नहीं आया। एक सुसाइड हो तो मान ले, आपको पता है संदीप लाठर की ने भी सुसाइड किया था। उनको शत्रुजीत कपूर जी को क्लीन चिट देने का बहुत प्रेशर था उनके ऊपर। और इन्होंने कहा, और एक तो चलो टॉप लेवल के आईजीपी लेवल के वाई पूर्ण कुमार जी एडीजीपी जिन्होंने आत्महत्या करी है, बड़ा कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सिस्टम से लड़ते हुए पहले भी बहुत कंप्लेंट्स हुई, 36 घंटे तक तो उनकी एफआईआर नहीं रजिस्टर हुई। कॉलम नंबर 7 में जिनका अक्यूज का नाम आना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसके बाद भी कहा ये दे रहे थे, खट्टर साहब मुख्यमंत्री जी जापान में थे, कोई भी उनको पद से नहीं हटाया गया था। काफी लंबे समय तक ये पद के ऊपर बने रहे थे अपने। बहुत डिबेट्स हुई इसके ऊपर, बहुत सी डिबेट्स में मैंने भी हिस्सा लिया। लेकिन अगर ये सिर्फ ये कह देते हैं कि भाई सिर्फ आरोप है उनके ऊपर, भाई आरोप नहीं, बड़े गंभीर आरोप है, एफआईआर में नाम है उनका। आप उनको हम कोई दोषी नहीं कह रहे, लेकिन ऐसे तो फिर तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। रेलवे मिनिस्टर होते थे पवन कुमार बंसल, उनके ऊपर एलिगेशन लगी, उन्होंने तो रिजाइन कर दिया था। एमके अकबर थे, मिनिस्टर थे, उन्होंने बिल्कुल रिजाइन किया था। ऐसे अश्विनी कुमार थे, उन्होंने सिर्फ एलिगेशन के ऊपर, ऐसे तो बहुत से हुए। क्या आपके शत्रुजीत कपूर के ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं, जो एफआईआर में इतने संगीन आरोप है, तो क्या उन्होंने रिजाइन किया? बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है और बहुत सटीक। और अगर मीडिया भी प्रेशर नहीं करेगा तो कौन करेगा? और आम जनता के मन में तो ये बात सबके मन में चल रही है कि फिर भी उनका नाम जो है उस पैनल में क्यों मौजूद है। पहले तो टेक्निकल वो था कि उनको सिर्फ उस पोस्ट को वेकेंट नहीं दिखाया गया था। बिल्कुल,
और एक्टिंग डीजीपी ओपी सिंह जी को लगा दिया था। डीजीपी वही थे, वो छुट्टी पे गए हैं, उनकी जगह कार्यभार संभाल रहे हैं सिर्फ जी। ये टेक्निकल जो यूपीएससी ने वापस भेजा था, और वो तो बिल्कुल सरकार के हाथ में। सरकार चाहे तो बहुत से ऐसे आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिनको 2-2 साल एक्सटेंशन सरकार ने दी है, चाहे सीबीआई के मैं उदाहरण हो, और भी जगहों पे दी है, ईडी हो। चलो सरकार अपने तरीके से पीएमओ में है, बहुत से चीफ सेक्रेटरीज हैं बिहार के, और भी मतलब जहां कोई आईपीएस आईएएस को सरकार दे सकती है। शत्रुजीत कपूर तो खुद एक्सटेंशन में थे, तो चाहे तो इनको भी दे सकती है अगर ओपी सिंह जी से अगर काम बिल्कुल अच्छा किया कर तो रहे हैं बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि किया क्या जा रहा है। और अब एक समय थोड़ा सा कम बचा है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि 2-3 चीजों पर छोटे छोटे रिएक्शंस फटाफट आप सभी लोग 1-1, 2-2 लाइन में दे दीजिए। जो पुलिस रिफॉर्म्स है, शुरुआत में आपके साथ करना चाहती हूँ सुनील जी, वो पेपर पर ही है सिर्फ या ग्राउंड पर भी नजर आ रहे हैं? शॉर्ट पर इस पर जवाब। पूजा जी, डायल 112 हमारी सरकार लेकर के आई, जो आज के दिन एक बहुत बड़ी सुविधा आमजन को मिली है। और उसके बाद जितने भी पुलिस थाने थे तो उनके अंदर इंक्वायरी डिपार्टमेंट अलग से बनाया गया हमारी सरकार आने के बाद, ताकि पुलिस के जो रूटीन के काम है, जो अपराध जांच के काम है, वो प्रभावित ना हो। इसलिए इंक्वायरी डिपार्टमेंट अलग से बनाया गया। 33 महिला थाने इस प्रदेश में हमारी सरकार ने बनाए। दुर्गा शक्ति ऐप की बात हो, चाहे दुर्गा शक्ति एक्शन रैपिड फोर्स की बात हो, चाहे प्रत्येक जिले में अलग से साइबर पुलिस थाना बनाने की बात हो। 2024 में पूजा जी, इस साल तक का भी डाटा मेरे पास नहीं है, 2024 के अंदर साइबर जो अपराधी अपराध करते हैं, जो साइबर फ्रॉड हुए थे, 2268 करोड़ रुपए की रिकवरी हरियाणा पुलिस ने अपराधियों से की है। और उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पे सबसे बेस्ट पुलिस का अवार्ड हरियाणा पुलिस को भी मिला है। तो ये सारी चीजें भी हमें देखनी पड़ेंगी। उनके ऊपर काम का प्रेशर रहता है पुलिस प्रशासन के ऊपर भी, लेकिन हमारी सरकार किसी भी प्रकार से पुलिस प्रशासन के सहयोग के साथ आम जन की सुरक्षा के लिए, उनके सहयोग के लिए हमेशा बिल्कुल पब्लिक भी यही एक्सपेक्ट करती है सर। बिल्कुल सुखवीर जी, आपसे शॉर्ट सा आंसर, क्राइम कंट्रोल हो रहा है, रियलिटी है या फिर सिर्फ परसेप्शन आपको नजर आता है? लास्ट 1 मिनट है, छोटा सा आंसर। देखिए, जिस प्रकार से रजत ने बहुत डिटेल में सभी घटनाओं का जिक्र किया, उससे अपने आप धरातल का सच सामने आ जाता है। इसके अलावा जो पुलिस सुधार का विषय है, वो एक निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव से पहले हरियाणा पुलिस के पद अधिसूचित किए गए थे और उसको तुरंत प्रभाव से बाद में रद्द कर दिया गया, 1 साल के बाद भी आखिर उस भर्ती का क्या हुआ? किसी भी सुधार का औचित्य क्या रह जाता है जब आप इस तरह का डिले 1 साल से ज्यादा करते हैं? इससे ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं है जी। रजत पंजेटा जी, अगले डीजीपी जो होंगे, जो भी बनाए जाते हैं, ऑफिसर होंगे या फिर मैनेजर अकॉर्डिंग टू INLD? देखिए, मुझे लगता है कि दावे ठीक है, और पुलिस का काम प्रेशर अगर ये बोलते हैं तो मुझे लगता है उस अधिकारी को पुलिस महकमे में रहने का कोई हक नहीं है। पुलिस ये मेरे शब्द नहीं है, ये ओपी सिंह जी के शब्द हैं। उनका काम ही प्रेशर को हैंडल करना है, नहीं कर सकते तो उन्होंने कहा भाई पुलिस की नौकरी छोड़ दो, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो। पुलिस का काम ही लॉ एंड ऑर्डर को और क्रिमिनल्स को कंट्रोल में रखना है। और आए दिन अखबार झूठ नहीं बोल रहे, इतनी घटनाएं मैंने गिनवा दी, इतनी घटनाएं मैं और गिनवा सकता हूँ आपको, जिद फिर मुझे लेकिन ये हो जाएगा कि बहुत छोटी छोटी घटनाएं, लेकिन वो सारी हैं तो क्राइम अगेंस्ट स्टेट है मैं वो सारी की सारी। और जहां असुरक्षा का माहौल बच्चों में हो, महिलाओं में हो, कोई सुरक्षित ना फील कर रहा हो अपने आप में, और खासकर जब होम का जो डिपार्टमेंट है, जो होम मिनिस्टर है, वो खुद होम डिपार्टमेंट, पुलिस का डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के अधीन आता है, तो मुख्यमंत्री की और ज्यादा जवाबदेही बन जाती है कि मेरे नाक के नीचे, मेरे मंत्रालय के अंदर अगर लॉ एंड ऑर्डर क्राइम के ऊपर कंट्रोल नहीं हो रहा तो इससे भी ज्यादा जो है कड़े जो कदम है वो उठाने चाहिए। एक बार अगर मुख्यमंत्री बयान देता है कि मैंने फ्री हैंड दे दिया तो उसको समझ में आता है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री को अपने बयान को 4 या 5 दफा दोहराना पड़े जी, इसका मतलब ये, और तब भी बार बार क्राइम की घटनाएं हो रही हो, तो इसका मतलब अपराधियों में कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, सरेआम बाहर बैठे फिरौतियां मांगते हैं। उनको चाहे इंटरपोल की मदद लें या कोई भी आपके पास अपनी इंटरनल पुलिसिंग की जो भी आपको आपकी कम्युनिकेशन करनी है, किसको एक्सट्राडाइट करना है, ऐसे तालमेल बिठा के सबसे पहले तो ये जो फॉरेन वाला नेटवर्क है ये बंद करो। यहाँ पे होंगे, अपनी देश की धरती में, भूमि में होंगे,
बिल्कुल हिम्मत भी नहीं होगी, ज्यादा आसान होगा उनको पकड़ना। जी जी जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े हमारे साथ। आज चर्चा कर रहे थे हम डीजीपी पे, लेकिन वही सवाल कि देखिए नए साल पे नए डीजीपी आखिर कौन होंगे। और चर्चा तो हमारी डीजीपी पर थी, पर प्रदेश में कानून का राज चलेगा या सत्ता का, ये भी देखना होगा। फिलहाल इंतजार रहेगा प्रदेश के नए डीजीपी के नाम के ऐलान को लेकर। एक बहुत छोटे से ब्रेक ले यहाँ पर रुक रहे हैं, खबरें हमारी लगातार जारी है, उसके लिए देखते रहिए जी दिल्ली NCR हरियाणा।